अगर तुम बायो में 0 पर हो और 360 नंबर तक लेकर जाना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आखिर बायो का रिवीजन फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह करना है या फिर कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर तुमने बायो की एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ लिया या फिर हाईलाइट कर लिया तो मेरी गारंटी है कि तुम्हें रिवीजन में दिक्कत नहीं आने वाली। 99% बच्चे इस वीडियो को एंड तक नहीं देखने वाले हैं और रिग्रेट पक्का करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के ऊपर। हमने फिजिक्स पर बात कर ली, केमिस्ट्री पर बात कर ली, पूरे रोड मैप के ऊपर बात कर ली, लेकिन हमने बायो के ऊपर बात नहीं की थी, तो इसलिए आज बायो के लिए वीडियो बना ली। एंड भाई काफी लोग तुम में से पूछ रहे थे कि भैया बायो के ऊपर वीडियो लेकर आओ एंड फाइनली यार वीडियो आ चुकी है। देखो यार, इस वीडियो में मैं सब बताने वाला हूं कैसे मैंने बायो को अप्रोच किया था, कैसे एनसीईआरटी हाईलाइट की थी, कैसे क्वेश्चंस किए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा जाना है या फिर नहीं जाना, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करने हैं या फिर नहीं करने हैं, और टेस्ट कैसे देने, उन सब पर बात करूंगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया बायो को रिवाइज कैसे करना है, इसके ऊपर भी बात करने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायो की अप्रोच कैसे करनी है, बायो को अप्रोच कैसे करना है, उस पर बात करते हैं। देखो यार, बायो के लिए अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। अगर अभी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 साल है तो आराम से अभी फुल लेंथ लेक्चर्स लो। अभी वन शॉट पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से फुल लेंथ लेक्चर्स लो। एंड तुम में से काफ़ी बच्चे पूछते कि भैया लेक्चर्स हम लेते हैं, साथ साथ नोट्स बनाने या फिर बाद में नोट्स बनाने हैं। बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी हमें पढ़ाई जाती है लेक्चर्स में। तो देखो ये चीज़ मैंने भी अपने टाइम पर फेस की थी कि ना काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है लेक्चर्स में, नो डाउट। काफ़ी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं होती है, वो भी लेक्चर्स में पढ़ाई जाती है, स्पेशली ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में। तो देखो यार, तुम्हें क्या करना है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि जो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करना ही है। जो लेक्चर में पढ़ा रहे हो उसे यार एक बार सुन लो, एक बार अपनी कॉपी में लिख डालो एंड ढंग के नोट्स एक बार बना लो। उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें क्या करना है कि आराम से उन लेक्चर्स वाली जो नोट्स है तुम्हारे, उन नोट्स को पूरा एक बार पढ़ो। ये नहीं करना कि सिर्फ एनसीईआरटी वाला पोर्शन पढ़ना है या फिर सिर्फ तुम्हें क्या करना है कि नॉन एनसीईआरटी वाला पोर्शन हटा देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो अगर तुम्हें अपना प्रोसेस सिंप्लीफाई करना है तो यार एक बार सारी चीज़ सारे नोट्स में पढ़ लो। एंड तुम्हें वहाँ पर कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में लिखो अच्छी तरह नोट्स को, क्लास से आने के बाद नोट्स को पूरा एक बार पढ़ो, समझो कि आखिर आज क्लास में क्या पढ़ाया गया, आखिर पोलन ग्रेन के बारे में क्या पढ़ाया गया, स्पोरेंजियम के बारे में क्या पढ़ाया गया, उसकी जो लेयर्स होती है उसके बारे में क्या पढ़ाया गया, सब चीज़ें समझो। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी ओपन करनी है और एनसीईआरटी से वही एग्जैक्ट टॉपिक पढ़ना है। और फिर जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि नोट्स में आखिर वो चीज़ क्यों लिखवाई थी। अब देखो, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना, कैसे कैसे रिवाइज करना है, वो आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, ताकि तुम्हें एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा लाइन एकदम याद हो जाए कि भाई ये इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है, या इस लाइन से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पीवाईक्यू लगाना, क्योंकि अगर तुमने पीवाईक्यूज नहीं लगाए तो भाई तुम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन अपनी प्रिपरेशन का मिस आउट करोगे। और वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो, उसमें तुम्हारी मदद करेगी दिशा की 39 ईयर्स पीवाईक्यू बुक। इस बुक में 8000 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज है मास्टर करने के लिए, और 2027 के नीट के लिए ये काफी हेल्प करने वाली तुम्हारी। इस बुक में 100% क्वेश्चंस के 100% डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं जो तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले हैं। ऑल्सो तुम्हें इस बुक में एनसीईआरटी पेज लोकेटर मिलता है, ग्रेडिंग स्टिकर्स मिलते हैं और मिनी क्विजेस भी मिलते हैं। और ये बुक पॉपुलर पीआरटी यानी प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। एंड तुम इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो और स्टिकर्स की हेल्प से क्वेश्चन को नीड रिवीजन यानी एनआर या फिर ट्रिकी क्वेश्चन यानी टीक्यू मार्क कर सकते हो, जो तुम्हें रिवीजन के टाइम पर काफी ज्यादा हेल्प करेंगे एंड तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव करने वाले हैं। तो अभी जाकर बुक परचेज करो और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो, हमने क्या क्या जान लिया वो ध्यान से सुनो। हमने लेक्चर्स कैसे लेने हैं वो समझ लिया कि वन शॉट लेक्चर्स नहीं लेने, फुल लेंथ लेक्चर्स लेने, साथ साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एक और क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि भैया मॉड्यूल्स पढ़े या फिर ना पढ़े। देखो यार, मॉड्यूल्स पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुम पहले मॉड्यूल्स पर चले गए, अगर तुमने अपने नोट्स पढ़ने के बाद या फिर नोट्स भी नहीं पढ़े, सीधा तुम मॉड्यूल्स पढ़ने लगे, तो ये काफ़ी बड़ी गलती होगी। क्योंकि मॉड्यूल्स में काफ़ी चीज़ें बाहर की लिखी होती हैं एंड कोई तुम्हें समझाने वाला नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास नोट्स नहीं होते उस टाइम पर। तो अपने पहले तो नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। जब तुमने ये दोनों चीज़ें पढ़ ली एंड तुम्हारे पास फिर भी टाइम बच गया, तब जाकर मॉड्यूल्स पढ़ो। लेकिन यार ऑनेस्टली मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मॉड्यूल्स की इतनी रेलेवेंस नहीं रहती नीट के एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर बायो, क्योंकि बायो में जो भी आता है यार वो एनसीईआरटी से ही आता है। हो सकता है फिजिक्स में थोड़ा बाहर से आ जाए, केमिस्ट्री में थोड़ा बाहर से आ जाए, लेकिन बायो में रेयरली ऐसा होता है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी आता है। तो इसलिए मॉड्यूल्स पर टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने एनसीईआरटी ही पढ़नी है। हो सकता है तुम्हारा मन करे अपने और पीयर्स को देख के, अपने और दोस्तों को देख के कि भाई साथ साथ मॉड्यूल्स भी पढ़ते, हो सकता है कुछ नया मिल जाए। लेकिन एक बात समझो कि नया अपने को देखना ही नहीं है, जो चीज़ पूछी जा रही है हमें उस पर ही बार बार फोकस करना है, उस पर ही बार बार हथौड़ा मारना है।
ये नहीं सोचना कि हम कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑनेस्टली यार MBBS में आके तुम काफ़ी कुछ नया सीख लोगे। तुम्हें एक्स्ट्रा मॉड्यूल पढ़ के या फिर एक्स्ट्रा बायो की बुक पढ़ के, कोई कैम्बल पढ़ रहा होगा तो वो सब देख के तुम्हें इंस्पायर नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ NCERT पर स्टिक करो एंड ये गांठ बांध के रख लो यार बात को, तो NCERT पर ही स्टिक करना है। अब बात करते हैं कि आखिर NCERT एग्जैक्टली कैसे पढ़नी है। अब देखो NCERT जब तुम खोल कर बैठोगे तो हो सकता है तुम्हें सारी लाइंस एक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, भाई ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी कुछ नई नहीं लग रही है, या फिर ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ या फिर इसे कहीं लिख लेता हूँ। लेकिन यार ये गलती अपनी फर्स्ट या फिर सेकंड रीडिंग में मत करना। फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में जैसे NCERT वैसे ही चलती रहनी चाहिए, या फिर बहुत मिनिमली हाईलाइट करके रखो NCERT को। रही बात क्या क्या हाईलाइट करना है, तो भाई क्या हाईलाइट करना है वो भी ध्यान से सुनो, क्योंकि हाईलाइटिंग जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुमने नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दी तो तुम्हारे रिवीजन में दिक्कत आएगी। क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन जब हम करते हैं तो सोचते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़े, लेकिन जब तुमने पूरी बुक ही हाईलाइट कर रखी है तो तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा और क्या नॉन इंपॉर्टेंट मिलेगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब एक बार मैं तुम्हें अपनी बायो की बुक दिखाता हूँ मैंने कितनी हाईलाइट की थी। देखो फॉर एग्जांपल ये एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, तो इसमें मैंने बहुत कम चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। मतलब जो एकदम PYQs में ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, वो बस उन चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है मैंने। तो ऐसी तुम्हारी बुक दिखनी चाहिए कि ज़्यादा हाईलाइट ना कर रखा हो, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर जो तुम बार बार भूल रहे हो। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा तुम बार बार भूल रहे हो? जब तुम बार बार NCERT पढ़ोगे। ये तो है नहीं एक दो बार पढ़ के तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं ये सब चीज़ें बार बार भूल रहा हूँ तो इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। तो इससे बेटर है आराम से NCERT को, उस चैप्टर को एटलीस्ट 3 बार पढ़ो या फिर 2 बार पढ़ो एंड समझो भी गई कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ से पूछी जा रही है, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ों को तुम्हें यहाँ पर हैंडल करना है। जब तुम PYQs करोगे, जब तुम अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन देखोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पैराग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नीट 2027 2 लोग देने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 12th के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं और जो ड्रॉपर्स है जिन्होंने ड्रॉप लिया है। पहले बात करते हैं जिन्होंने 12वीं के साथ जो एग्जाम देने वाले, जो 12वीं के साथ एग्जाम देने वाले। देखो तुम्हारे पास अभी 12th की तुम्हारे पास सिलेबस चल रहा होगा, तुम्हारी क्लास चल रही होगी एंड तुम्हारे बोर्ड्स भी होने वाले हैं। तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तुम्हारे पास 70 to 80% ओवरलैप ही होंगी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तुम्हें सब्जेक्टिव लिखना है और यहाँ पर नीट में तुम्हें ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो रही बात कि सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, तो भाई सिर्फ और सिर्फ NCERT ही जब तुम पढ़ोगे तो PYQs भी साथ साथ कर लेना बोर्ड्स के। जब तुम बोर्ड्स के PYQs साथ साथ करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स में 90 to 80% सामान ऐसा होता है जो बार बार रिपीट ही होता है। अब रही बात ड्रॉपर्स की जिन्होंने ड्रॉप लिया है, तो भाई आराम से तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही टाइम है, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा दिन तुम्हारे लिए रहता है। तुम्हें ना स्कूल की क्लासेस अटेंड करनी या फिर स्कूल का कोई होमवर्क करना, तो इसलिए आराम से अपना बायो पर पूरा ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने हो सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ एंड अपना पूरा टाइम इन्वेस्टमेंट करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने पर। अब एक काफ़ी निगलेक्टेड पार्ट जो रहता है बायो में वो है डायग्राम्स को देखना। तो इसलिए जब भी तुम कोई वो कर रहे होते हो, चैप्टर कर रहे होते हो, तो डायग्राम्स पर ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि डायग्राम्स एज इट इज़ उठकर आ जाते हैं तुम्हारे नीट के पेपर में। तुमने हो सकता है 10 बार NCERT पढ़ी ली हो, लेकिन अगर तुमने डायग्राम्स को अच्छी तरह नहीं देखा, चाहे वो तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हो, इन फ्लावर्स या फिर ह्यूमंस वाला, वहाँ वाले चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोटेक वाले चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ जो जेनेटिक्स वाला पार्ट होता है, टैग पॉलीमरेज, साथ साथ जो DNA स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, ये सब चीज़ें काफ़ी बार पूछी जाती है। 5' to 3', सब जो बेसिस होते हैं उनकी नंबरिंग, ये सब काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी बार पूछा जाता भी है। तो इन सब चीज़ों पर साथ साथ ध्यान देना ही है, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द टेक्स्ट वाला पार्ट। अब रही बात एक और चीज़ की कि काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं कि भैया हमारे कोचिंग में काफ़ी आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस मॉड्यूल में दे रखे हैं, तो उसका क्या करें? तो देखो यार, मेरा एक सिंपल सा मानना है कि आउट ऑफ NCERT जो भी क्वेश्चन है ना, उससे एक बस जनरल नॉलेज के लिए अटेम्प्ट कर लो, लेकिन तुम्हें उसका इतना लोड नहीं लेना कि यार आउट ऑफ NCERT है, इसको कैसे याद करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, NCERT में तो था ही नहीं, ये सब नहीं सोचना है। क्योंकि कभी कभार आउट ऑफ NCERT चीज़ें दे देते हैं जस्ट टू लेवल अप द पेपर। तो इसलिए नीट के पेपर में कोई तुम्हें आउट ऑफ NCERT चीज़ नहीं मिलने वाली है, लेकिन जो तुम्हारी कोचिंग में आ रही है उसे डिमोटिवेटेड फील मत करो, उसे बस एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह लो जो तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए पूछा गया है, एंड उसे अटेम्प्ट करके समझ लो कि भाई यही क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। तो तुम्हें ज़्यादा लोड नहीं लेना उस चीज़ पर, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है उस चीज़ की। तो इसलिए आराम से नॉन NCERT वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ NCERT वाले क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कि रिवीजन कैसे करना है बायो का, क्योंकि हम में से काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं यार जो सोचते हैं कि बायो का रिवीजन कैसे करूँ, NCERT पूरी पढ़ूँ, शॉर्ट नोट्स बनाऊँ या क्या करूँ।
देखो यार, मेरा पर्सनल मानना है कि शॉर्ट नोट्स मत बनाओ बायो के, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बायो में ऐसी होती है जो तुम्हें लाइक इन जनरल एक चैप्टर में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग सकती है एंड उसे तुम लिखने बैठोगे तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। रही बात फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक वगैरह की, उनमें यार ज़्यादा लिखने वाला पार्ट नहीं होता, ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, ज़्यादा सिंबलाइज वाला पार्ट होता है, सिंबल वाला पार्ट होता है। तो मेरा मानना है कि यार मैंने अपने टाइम पे क्या किया था रिवीजन के लिए, वो था कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को हाईलाइट इतना प्रिसाइजली किया था कि मैं उस चैप्टर को आराम से इतनी बार पढ़ लिया था उस चैप्टर को, मैंने की पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए थे उस चैप्टर के, कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए थे कि इस पैराग्राफ में सिर्फ ये 2 वर्ड्स हाईलाइट कर लेता हूँ जो हर बार पूछे जाते हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो इस पैराग्राफ को समराइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिविंग वर्ल्ड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर एक पैराग्राफ में स्पीशीज़ का नाम दे रखा है या फिर टैक्सोनॉमी चीज़ दे रखी है वहाँ पर, तो सिर्फ उससे हाईलाइट कर लेता हूँ और मेरा पूरा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। एंड जितनी बार तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम्हें इस चीज़ का इंटेलिजेंस आएगी कि किस किस चीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है, किस किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो इसलिए एनसीईआरटी को जब तुम 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे एंड लाइक लगातार 7-8 बार पढ़ते रहोगे ना, तो तुम्हें आइडिया पता लग जाएगा कि भाई हाँ, ऐसे एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं जो चैप्टर पहले 2 घंटे में कर रहा था, एवोल्यूशन वाला चैप्टर अगर तुम 2 घंटे में पहले कर रहे हो, वहीं चौथी 5वीं रीडिंग पर आते आते वो चैप्टर तुम आधे घंटे में या फिर 25 मिनट में कर सकते हो। मैंने पर्सनली काफ़ी ऐसे चैप्टर्स है कि मैंने बायो को एक ही दिन में निपटाया है। मैंने बायो के सारे चैप्टर्स एक ही दिन में पढ़े जब मेरा रिवीजन का टाइम आया था। और ये वाला पेस जब तुम तब लाइक अचीव कर पाओगे जब तुम एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ लोगे कि तुम्हारे अंदर वो जहन के अंदर ही बस जाएगी कि भाई इस पेज पे लेफ्ट वाली साइड ये चीज़ थी। बाकी यार तुम्हारे अगर और कोई डाउट्स हो या फिर क्वेरीज हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।